काल के बारे में जो मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे उन पर चर्चा हम करेंगे। यद्यपि पिछले क्लास में हमने मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो प्रश्न आए, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासनकाल स्थापित किया, उस पर एक सामान्य चर्चा की है। ठीक है, अब उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है। हमको अच्छे से याद है कि चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर पश्चिम में कांधार से आगे मकरान और हेरात तक अपना राज्य बनाते हैं। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन? सिकंदर के सेनापति थे। उनको पराजित करते हैं और उनसे उनकी समझौता होता है। फिर समझौता के तहत उनकी पुत्री हेलेना से विवाह करके काबुल, कांधार, मकरान और हेरात तक का क्षेत्र उनको प्राप्त होता है और चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य बनाते हैं चाणक्य की मदद से और एक साधारण बालक से एक विशाल साम्राज्य निर्माता बनते हैं। उनकी कई सारी उपलब्धियां देखी हमने। उनकी उपलब्धियों में वो पहला था एक विशाल साम्राज्य निर्माता। एक विशाल साम्राज्य कौन बना पाएगा? जब व्यक्ति महान सेनानायक हो। महान सेनानायक होगा, दूसरी उपलब्धि थी। तीसरी उपलब्धि कूटनीतिज्ञ होगा, है ना? क्या होगा? कूटनीतिज्ञ होगा, तब विदेश नीति का उपयोग करेगा और विदेश नीति से कई सारे शासकों के साथ में या तो संधि कर लेगा अगर वो राजा शक्तिशाली है तो, और यदि वो कमजोर है तो उस पर विग्रह कर देगा। विग्रह करने का मतलब आक्रमण कर देगा। और कभी कभी दो राजा लड़ते रहेंगे तो आसन पर चुपचाप बैठे रहेंगे। क्या रहेंगे? आसन पर चुपचाप बैठे रहेंगे। कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के द्वारा बताई गई 60 गुणीय बोला, कैसा? 60 गुणीय विदेश नीति का उपयोग करके। 60 गुणीय मतलब उसमें कितनी चीजें होगी? 6। 60 मतलब षड यानी 6। 60 गुणीय विदेश नीति का उपयोग करते हैं और उस 60 गुणीय विदेश नीति से एक योग्य और कुशल, योग्य प्रतिभा संपन्न कूटनीतिज्ञ बनते हैं। और जब कूटनीतिज्ञ व्यक्ति होगा तो उसके साथ क्या शामिल रहेगी? विदेश नीति। और उस विदेश नीति का उपयोग करके वो साम्राज्य का क्या करेगा? विस्तार करेगा। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य की, किसकी भाई? चाणक्य की क्या चलती है? कूटनीति। और उसको क्या बोलते हैं? 60 गुणीय कूटनीति है। और ये 60 गुणीय नीति जो है वो विदेशी राज्यों के प्रति होती है। किसके? विदेशी राज्यों के प्रति होती है। इस 60 गुणीय नीति में ये चाणक्य शामिल करता है हमेशा कि जो भी कोई राज्य होगा उस राज्य का पड़ोसी व्यक्ति, कौन सा? पड़ोसी व्यक्ति हमेशा उसका दुश्मन रहता है। राज्य का पड़ोसी हमेशा क्या होगा? दुश्मन होगा ही। और यदि ये पड़ोसी राज्य है तो इस पड़ोसी राज्य का बगल वाला जो पड़ोसी होगा उसका दुश्मन होगा, है ना? तो ये हो जाएगा पड़ोसी का दुश्मन। आपका दुश्मन नहीं, ये किसका दुश्मन है? पड़ोसी का दुश्मन होगा। अब अगर इस राजा को हराना है तो इसके दुश्मन को पकड़ना पड़ेगा। उसके दुश्मन के साथ क्या करनी पड़ेगी? संधि करके क्या बनाना पड़ेगा? मित्रता। ठीक है। इस प्रकार से अगर हमारा पड़ोस का राज्य अगर शक्तिशाली हो तो 60 गुणीय नीति में उसके साथ कर लेना है संधि। क्या करना है? अगर क्या? यदि पड़ोसी शासक शक्तिशाली हो तो उसके साथ क्या करोगे? अगर पड़ोसी शासक शक्तिशाली ना हो करके कमजोर है, कैसा है? तो उस पे विग्रह कर दो। विग्रह करने का मतलब हुआ आक्रमण कर दो। क्या हुआ? आक्रमण। तीसरा नंबर, यदि दो राजा आपस में लड़ रहे हो तो चुपचाप रहना है। उसको कहते हैं क्या?
आसन, आसन पर चुपचाप बैठे रहना है और उनको क्या होने देना है, लड़ने देना है। जब वो लड़ करके क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, तब एक मर जाएगा तो दूसरे पर, कमजोर वाले पर आक्रमण कर देना। ठीक है, तो तीसरा क्या हुआ, आसन। चौथी उनकी 60 गुण नीति में था यान, बिना किसी दूसरे राजा को सूचना दिए चुपचाप उस पर आक्रमण कर दो। चुपचाप, जब उसके घर आप पहुंच गए तब उसको लगा अरे आक्रमण हो गया, उसकी तैयारी नहीं है तो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। सही है। अगला नंबर द्वैधी भाव। कैसा, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब है कि एक राजा के साथ संधि करो और मिल करके दूसरे राजा पर क्या कर दो, आक्रमण कर दो। तो पहला हो गया संधि, दूसरा हो गया विग्रह, तीसरा आसन, चौथा यान, पांचवा द्वैधी भाव और छठवां नंबर संश्रय। शक्तिशाली राजा के संश्रय में चले जाना चाहिए, आश्रय में चले जाना चाहिए। किसके, इस प्रकार की 60 गुण नीति का प्रयोग करके चाणक्य एक साधारण बालक चंद्रगुप्त के राज्य को क्या बनाते हैं, विशाल साम्राज्य बना देते हैं और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण होता है। ठीक है ना। और चाणक्य केवल ये 60 गुणी नीति नहीं देते, बल्कि इसके साथ राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी देते हैं। राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी दिया किसने, चाणक्य ने। तो चाणक्य दूसरा क्या आ गया, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। और ये राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी याद होना चाहिए। एक राज्य को अगर सफल होना है, कहने का मतलब राज्य का राजा कुशल प्रशासक होगा। राज्य का राजा, चौथी उपलब्धि है ना, कुशल प्रशासक। तो अगर कुशल प्रशासक होना है तो करना क्या पड़ेगा कि राज्य के अंगों को ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा। जैसे शरीर के अंग ठीक ढंग से काम करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही राज्य के अंगों को भी क्या करना है, सही ढंग से काम करना है। और उन्होंने इस सप्तांग सिद्धांत में राज्य के अंग की तुलना शरीर के अंगों से की।